हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। ये आपकी 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है अनुक्रमणिका। यहाँ पे आपके सारे पाठों के नाम दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 में है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूसरे में है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जेम्स मिल। इस तरह आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरे में, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, औपनिवेशीकरण। इसके बाद चौथे में है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। आपका उत्तर होगा बी नंबर, अभिलेखागार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो आपके उत्तर में करना है 10 वर्ष। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहला में है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा। तो आपको यहाँ पे भरना है, जेम्स रेनेल ने बनाया। दूसरे में है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड भरना है। तीसरे में है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। डी नंबर में है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो आपको यहाँ पे 3 भरना है। पाँचवें में है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आपको यहाँ पे 1773 भरना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। आपको उत्तर में करना है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 8वें में है, सुलेखनवीस किसे कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें में है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्रचार अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। 10वें क्वेश्चन में, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। आपको उत्तर में करना है, इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। आपको उत्तर में करना है, छपाई की तकनीक के प्रसार से संसार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो आपको उत्तर में करना है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14 में है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। आपको उत्तर में करना है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो आपको उत्तर में करना है, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका
साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। आपको उत्तर में करना है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। तो आपको इस तरह करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 2 में दिया है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर फैक्टर से। दूसरा है फरमान शब्द का अर्थ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर शाही आदेश। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका उत्तर हो जाएगा काली मिर्च, इलायची। चौथे में है प्रारंभिक ब्रिटिश काल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। आपका उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंसी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें में है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर अवध। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, तो यहाँ पे आपको भरना है ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी में फैक्ट्री आरंभ की गई थी। बी में आपको भरना है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में, तो यहाँ पे आपको बंगाल भरना है, बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। और आपको सी नंबर में भरना है मीर जाफर। डी में भरना है आपको विलय और पाँचवीं में भरना है आपको रेगुलेटिंग। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवें में है किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो आपको उत्तर में करना है वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्रा द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। आठवीं में है इजाज़तनामे से क्या आशय था। तो आपको उत्तर में करना है इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके बाद आता है आपका नौवें में है बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। आपको उत्तर में करना है बक्सर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। 10वें में है पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको उत्तर में करना है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। आपको उत्तर में करना है यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। 12 में है सहायक संधि की शर्तें क्या थी। तो आपको उत्तर में लिखना है सहायक संधि की शर्तें। पहला है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरे में है देश रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरा है देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे।
आपको उत्तर में करना है वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरे में है इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तीसरे में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद 14 में है प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। आपको उत्तर में करना है प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा है कंपनी में सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरे में है नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे। आपको उत्तर में करना है स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय क्षेत्रों पर आक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। 16 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो आपको उत्तर में करना है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी। दूसरे में है सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। तीसरे में बाजारों पर कब्जा की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई। आपको उत्तर में करना है लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। 18 में है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो आपको उत्तर में करना है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में दिया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर स्थानीय बंदोबस्त। दूसरे में है महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ग्राम समूह। इसके बाद तीसरे में है भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल और बिहार। चौथे में है ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/3 एकड़। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वें में है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई। तो आपको उत्तर में लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है स्थानीय बंदोबस्त, दूसरे में भरना है आपको बहालवारी, तीसरे में भरना है आपको नील बागान मालिकों और चौथे में भरना है आपको टॉम्स मुनैरो, भरना है आपको रयावारी। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था। तो आपको उत्तर में करना है कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उसकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। 8वें में है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। आपको उत्तर में करना है कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से
राजस्व की प्राप्ति हो सके और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद 9वें में है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखना है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। 10वें में है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है नील तथा वोड़ के पौधों में अंतर बताइए। आपको उत्तर में लिखना है नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोड़ पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। दूसरा है नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड़ से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। आपको लिखना है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रियायती में बागान मालिकों के द्वारा रियायतों के साथ अनुबंध किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 में है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए किन अवसरों बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। उत्तर में कहना है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। पहला है नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा है नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। तीसरे में है भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में है महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था। आपको उत्तर में लिखना है रैयतवारी भू राजस्व में राजवित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महलवारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी। आपको उत्तर में लिखना है किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला है बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरे में नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा है नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। इसके बाद है 16 में है अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलें के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखना है अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसीलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपों और अमेरिकी बाज़ारों में ब्रिटिश के लिए वाणिज्य लाभ उत्पन्न कराना था। भारत में व्यावसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आ गई थी। इसके बाद 17 में है बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। आपको उत्तर में करना है नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। इसके बाद 18 में है महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। आपको उत्तर में लिखना है बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे,
जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 4 में दिया है आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पहला क्वेश्चन आता है आपका, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा बी नंबर परती। दूसरा है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पहले में लिखा है बैगा, तो बैगा को जो है आपको मिलाना है मध्य भारत। इसके बाद है गोंड, गोंड का हो जाएगा उड़ीसा। लंबाडिया, लंबाडिया का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और गद्दी, गद्दी का हो जाएगा कुल्लू। तो इस तरह आपको मिलाना है। इसे ही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे में है सांग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेरियर एलिविन शामराव हिवाले। चौथे में है झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। आपका उत्तर होगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाँचवें में है संथाल विद्रोह डैश डैश सन में हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1855 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ पे जैसे ए नंबर में आपको भरना है झूम खेती, बी में भरना है आपको महुआ, सी में भरना है आपको घुमंतु और डी में भरना है आपको बैगा और गोंड। इसको आप गोंड कर लीजिएगा। और ई में भरना है आपको ग्रम संगमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवें में है घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। आपको उत्तर में लिखना है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। आठवें में है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। आपको उत्तर में लिखना है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार व उत्पादों की इकट्ठा करके एक कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पाल कर करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नौवें में है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। आपको उत्तर में लिखना है वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। 10 में है झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता है झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। दूसरा है झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तीसरे में झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो आपको उत्तर में लिखना है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन इसीलिए क्यों किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजाति समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको लिखना है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। दूसरा है वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया। तीसरा है आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। आपको उत्तर में लिखना है झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। 15 में है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। आपको उत्तर में लिखना है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला है बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा है गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा है बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया।
इसके बाद आता है आपका 16 में, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए, आपको लिखना है। पहला परिणाम है, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों के ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा है, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा है, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा है भील, बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी। जैसे इस मानचित्र में आपको इस तरह से लिख लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 5 में है, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। पहला क्वेश्चन आता है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सीताराम पांडे। दूसरा है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राजगढ़। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, आपको उत्तर में करना है कानपुर। चौथे में है, खुर्दा राज्य स्थित था, आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। इसके बाद नेक्स्ट है, पाँचवें में, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे, आपको उत्तर में लिखना है सामाजिक कारण से। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में लिखा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिकतम अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। दूसरा है, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरे में है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने रंगून स्थान पर निर्वासित कर दिया था। तो आपको यहाँ पे रंगून भरना है। डी में है, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो आपको वायसराय लिखना है। ई नंबर में है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 में है, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब और किस आरोप में दी गई थी, आपको उत्तर में लिखना है 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। 8वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको उत्तर में लिखना है अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन की है। पहला है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। दूसरा है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां में है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था, आपको उत्तर में लिखना है अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 10वें में है, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है, आपको उत्तर में लिखना है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, आपको उत्तर में करना है उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी था। इसके बाद 12 में है, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए, आपको उत्तर में लिखना है गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेज़ों द्वारा अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने में
बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर में करना है 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। इसके बाद 14 में है सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव की है। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। 2 में है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तीसरा में भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। चौथे में है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद 15 में है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? आपको उत्तर में करना है भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? तो आपको उत्तर में लिखना है, अंग्रेज़ों ने पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य की ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना था। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। ये जो आपके नाम दिए हुए हैं, इन नामों को जो है आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको दर्शा लेना है। तो आपके सारे नाम लिखे हुए इस मानचित्र में, आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट